डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ वह है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है यह हमारे पोषक तत्वों में प्रथम स्थान रखता है। यह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या वृहद स्तर पर पाए जाने वाले पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसके अंदर हमने 3 न्यूट्रिएंट पढ़े थे वृहद स्तर में। एक पढ़ा था प्रोटीन, एक पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, एक पढ़ा था वसा, है ना। तो इन तीनों में जो प्रथम स्थान रखता है वह है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है यह हमारे शरीर की आधारशिला होता है। यह शरीर के वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों में मदद करता है और इसी के कारण से शरीर की टूट फूट होती रहती है और इस टूट फूट की जो मरम्मत होती है वह भी प्रोटीन के द्वारा ही होती है। बच्चों में जब कभी भी प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनका वृद्धि और विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, वो रुक जाता है। प्रोटीन जो है इसकी खोज सर्वप्रथम 1838 में एक डच साइंटिस्ट मुल्डर के द्वारा की गई थी। मुल्डर वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका पता लगाया था। यह जो शब्द है प्रोटीन, यह प्रोटीओस से बना हुआ है जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिससे तात्पर्य होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। यानी कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर में प्रथम स्थान रखता है। प्रोटीन जो होता है वह हमारे शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग होता है। यह हमारे शरीर में मांसपेशियों में, अस्थियों में, त्वचा में, बाल में, नाखून में और हमारे शरीर के जितने भी द्रव्य हैं उसके अंदर कोशिका द्रव्य उसमें उपस्थित होता है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के संगठन की या उसके कंपोजिशन की। प्रोटीन जो होता है यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है और इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त इसके अंदर नाइट्रोजन भी उपस्थित होती है और इसी नाइट्रोजन की वजह से यह कार्बोहाइड्रेट और वसा से अलग होता है। इसके अलावा कई बार नाइट्रोजन के अलावा इसके अंदर जो है सल्फर भी उपस्थित होता है, फास्फोरस भी होता है, कई बार तांबा, लोहा आदि धातुएं भी इसमें उपस्थित होती है। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है प्रोटीन के अंदर वो 16% तक पाई जाती है। ये तो था प्रोटीन का संगठन या कंपोजिशन की प्रोटीन के अंदर कौन कौन से कार्बनिक तत्व या अकार्बनिक तत्व उपस्थित होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की संरचना की। प्रोटीन जो होता है जब इसका विघटन किया जाता है तो यह अपनी सबसे छोटी इकाई जो होती है अमीनो अम्ल में टूट जाता है जिसे कि इंग्लिश में हम अमीनो एसिड कहते हैं। यानी कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है या हम इसे यूं कहें कि कई सारे अमीनो अम्ल मिलके जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जिस तरह से कोई भी मकान या भवन जो होता है वह छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना हुआ होता है, वह इसका एक आधारीय स्तंभ होते हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर में प्रोटीन जो है वह अमीनो अम्ल से मिलके बना हुआ है। यानी अमीनो अम्ल प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या मुख्य आधारीय स्तंभ कहलाते हैं। अगर हम संरचना की बात करते हैं प्रोटीन की तो सबसे पहले हमें संरचना समझनी पड़ेगी अमीनो अम्ल की। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे अमीनो अम्ल की संरचना। अमीनो अम्ल की जब हम संरचना देखते हैं तो इसमें मेन 2 चीजें पाई जाती है। एक होता है अमीनो ग्रुप जिसे हम NH2 लिखते हैं, दूसरा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप जिसे COOH लिखा जाता है। ठीक है, यानी इसमें एक ग्रुप प्रेजेंट है अमीनो ग्रुप, दूसरा प्रेजेंट है कार्बोक्सिल ग्रुप। अब अमीनो अम्ल की संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बीच में कार्बन। आपने अपनी छोटी क्लासेस में 9th में जब केमिस्ट्री आई होगी तब समझा होगा रसायन शास्त्र के अंदर
कि कार्बन जो होती है उसकी 4 संयोजकता होती है, ये 4 किसी अन्य चीजों से जुड़ सकता है। तो हमने कहा 2 तो ये होती है, यानी हम एक तरफ लिख देते हैं C डबल बॉन्ड OH, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, C डबल OH, और इधर की तरफ क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ता है इसलिए हम पहले नाइट्रोजन को लिख रहे हैं, और इधर जो है नाइट्रोजन क्योंकि 3 चीजों से जुड़ रहा है इसलिए कार्बन के इधर नाइट्रोजन लिखा और ये फिर 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी कि NH2। ठीक है, अब हमने कहा कार्बन तो 4 चीजों से जुड़ता है, इसकी 4 संयोजकता होती है, तो बाकी क्या है ना? तो एक तरफ वो जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यानी 3 चीजें कंप्लीट हो गई 4 में से। अब एक तरफ क्या आएगा? एक तरफ आता है R। यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरह से कोई अणु नहीं है, बल्कि यह एक ग्रुप है जिसे कि R समूह कहा जाता है, जो कि आपकी मिथाइल की एक चेन होती है, कार्बोहाइड्रोजन चेन होती है ना? इसीलिए इसको R समूह कहा जा सकता है। और ये जो R समूह होता है इसमें कार्बन की जो संख्या होती है उसी के कारण से, उसकी भिन्नता के कारण से अमीनो अम्ल अलग अलग तरह के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं उस चेन में, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और इसी के द्वारा इसका अनुभार डिसाइड होता है अमीनो अम्ल का। इसलिए हम जो है इस कार्बन हाइड्रो चेन को जो है R से लिख देते हैं, यानी कि ये कितने भी कार्बन से बनी हुई हो सकती है, एक कार्बन से लेके जो नंबर्स है वो इसके आगे बढ़ते चले जाते हैं, और इसी कारण से एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से अलग होता है। अब बात दूसरी आएगी कि हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, इसको छोटे से रूप में मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका कि ये इसका स्ट्रक्चर हुआ है ना? अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके द्वारा प्रोटीन कैसे बन रहा है, ये आपस में जुड़ कैसे रहा है और प्रोटीन का निर्माण कैसे कर रहा है, तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर 2 अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर बनाऊंगी। ठीक है, तो ये लिखा हमने COOH, यहाँ पे लिखा हमने R, यहाँ पे लिखा H, यहाँ लिखा NH2 प्लस होगा यहाँ पे बच्चों, और हमने यहाँ पर लिखा अगेन NCOOH, यहाँ पर R और यहाँ पर H। अब यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन इसके थे है ना, यह यहाँ पर एक H और ये एक H, हम इसको भली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक अमीनो अम्ल, ये दूसरा अमीनो अम्ल है ना। अब ये जब 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो ये जो कार्बोक्सिल, पहले वाले का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरे वाले का जो अमीनो ग्रुप होता है उसका एक हाइड्रोजन जो होता है आपस में जुड़ जाता है, और यह जो है ये पूरा अणु दोनों आपस में जुड़ते हैं, यानी यहाँ पर जो OH प्लस H जुड़ के जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है, और आपका जो है CO जो है NH के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक है, और ये जो बीच में आपस में बंध बनाए है इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड बंध कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने एक अणु अमीनो अम्ल का यहाँ लिया, दूसरा अणु अमीनो अम्ल का लिया, तो पहले अमीनो अम्ल के अणु का OH और दूसरे अमीनो अम्ल का हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ते हैं तो H2O बनता है, जल के एक अणु का निर्माण होता है। ये जल का अणु जो होता है यह निकल जाता है बाहर, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वह होता है हमारा 2 अमीनो अम्ल से बना हुआ प्रोटीन, और इसके आपस में CO और NH में जो बंध बना है इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। जब 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उसे डाई पेप्टाइड कहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है डाई का मतलब होता है 2।
जब 3 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उसे ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। इस तरीके से अमीनो अम्ल जो है एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और उस पेप्टाइड बॉन्ड का नाम जो है उसके अकॉर्डिंग पड़ता चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो अभी तक आपको बताया है प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन का क्या संगठन है और प्रोटीन की क्या संरचना है। प्रोटीन की जो हमने बात की थी संरचना में, इसमें हमने कहा था कि अमीनो अम्ल में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना। तो इस ये जो अमीनो ग्रुप होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है या ये जो समूह है यह जो है एसिड नेचर का होता है या अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि एक क्षारीय है और एक अम्लीय है। इस कारण से इनकी जो प्रकृति होती है प्रोटीन की वो उदासीन हो जाती है, बिकॉज इसमें एक आयन प्लस है एक माइनस है, इस वजह से। अब हम बात करेंगे आवश्यक और अनावश्यक प्रोटीन की। प्रोटीन जो होता है वह हमारे शरीर के अंदर बनता भी है और हमें भोजन के द्वारा लेना भी जरूरी होता है। तो अमीनो अम्ल के आधार पर ही इसको हमने आवश्यक और अनावश्यक दो रूपों में बांटा है। एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है, और दूसरा इसके विपरीत हुआ अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक जो अमीनो अम्ल होता है उसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसे अमीनो अम्ल जिसका की निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है और उसे हमें भोजन के द्वारा लेना आवश्यक होता है, और यह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बिना हमारे शरीर का वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं जिसे नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कहा जाता है, वो ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, और अगर हम उसको भोजन के द्वारा नहीं भी ले रहे हैं तो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं, अगर इनकी बात की जाए तो हमारे शरीर में कौन कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल होंगे, वह जो है वह 10 तरह के होते हैं। इसमें से 8 जो है वयस्क के लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, और बच्चों के लिए जो होते हैं इन 8 के साथ जो है 2 एक्स्ट्रा में जरूरी होते हैं। तो टोटल 10 जो है हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं उनके नाम है। सबसे पहले जो है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो है वह बच्चों में आवश्यक है पर बड़ों में नहीं है। दूसरा होता है आपका ल्यूसीन, तीसरा होता है आपका आइसोल्यूसीन, चौथा आपका होता है लाइसीन, पांचवा आपका होता है आर्जिनिन, सिक्स होता है आपका मिथियोनिन, सेवेंथ आपका होता है थ्रियोनिन, एट्थ होता है आपका फिनाइल एलेनिन, नाइन्थ होता है वैलिन, और 10th जो होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। यानी हमने कहा कि 10 जो अमीनो अम्ल होते हैं वह हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, परंतु
इन 10 में से 2 जो होते हैं वो बच्चों के अंदर आवश्यक होते हैं। वह जो 2 अमीनो अम्ल जो बच्चों के लिए आवश्यक है पर एडल्ट के लिए नहीं है, वह है हिस्टिडीन और आर्जिनिन। और इनको हम कंप्लीट देखें कि कितने अमीनो अम्ल हमारे शरीर में आवश्यक है, तो वो 10 है। हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलानिन, वेलिन एंड ट्रिप्टोफैन। और आवश्यक अमीनो अम्ल की डेफिनेशन में हमने देखा कि वह अमीनो अम्ल होते हैं जो कि शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, हमें भोजन के साथ जिनको लेना जरूरी होता है और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, नहीं तो यह वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाएंगे। तो अभी हमने जो बात की है वह बात की है प्रोटीन क्या है, उसका संगठन क्या है और अमीनो अम्ल की क्या संरचना है और कैसे मिलके वो प्रोटीन के अणु का निर्माण करता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे प्रोटीन के वर्गीकरण की और उसके कार्यों की। धन्यवाद।